हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज के हिंदी के टॉपिक में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ेंगे। इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको डिटेल में स्वर संधि के बारे में पढ़ाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप स्वर संधि की वीडियो देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी और जो नए हैं चैनल में वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल प्रेस ज़रूर कर लेना ताकि आपको रेगुलर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। व्यंजन संधि। देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उसके व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वो व्यंजन संधि कहलाता है। तो देखिए, किसी भी व्यंजन के बाद, देखिए अब स्वर नहीं, स्वर आपको पता है क्या होते हैं, अ आ ई उनकी बात नहीं, जो व्यंजन है यानी कि क वर्ग से जो शुरू हो जाते हैं उसके बाद कोई भी स्वर या व्यंजन, अब व्यंजन के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आ सकता है, तो उसके व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। तो देखिए, इसके 4-5 कुछ नियम हैं। आपको नियम के तरीके से पता चलेगा कि किस तरह से व्यंजन में परिवर्तन होता है। तो जो सबसे पहला नियम है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब देखिए, पहले वर्ण का जो है तीसरे वर्ण में परिवर्तन कैसे होगा। जैसे पहला जो वर्ग जो है क वर्ग, उसका पहला वर्ण कौन कौन सा होता है। तो देखिए, क वर्ग का पहला वर्ण है क, चा वर्ग का पहला वर्ण है चा, उसी तरह ट वर्ग का पहला वर्ण है टा। तो देखिए, इनका जो परिवर्तन हो जाएगा वो तीसरे वर्ण में हो जाएगा। जैसे क का परिवर्तन ग हो जाए, ग में हो जाएगा। जैसे क ख ग तीसरा वर्ण होता है ना, तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एक उदाहरण देखिए। क वाले का दिख धन अंत, द्विगंत हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से च वर्ण का देखिए, अच धन अंत, तो ये हो गया अजंत। तो ज वर्ग में जो ज वर्ण है उसमें परिवर्तन हो गया। और जो च वर्ग का तीसरा वर्ण है वो कौन सा होता है, ज होता है, च छ ज, ठीक है। तो उसमें परिवर्तन हो गया। वैसे टा वर्ग का देखिए, छठ धन दर्शन, तो ये हो जाएगा छठ दर्शन। तो का देखिए, जगत धन अम्बा, तो ये हो जाएगा जगदम्बा। देखिए, त का जो परिवर्तन हुआ वो द में हो गया, जगत धन अम्बा जगदम्बा, ठीक है। वैसे ही प जो है, प का किस में हो जाएगा, ब में हो जाएगा। तो अप धन ज अब्ज। तो पहला नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। अब दूसरा नियम देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तो देखिए, पांचवा वर्ण जो होता है क्या होता है, वो अनुनासिक स्वर, जिनको नासकीय वर्ण भी कहते हैं, तो उनमें परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए, पहले वर्ण तो मैंने आपको बता दिए कौन कौन से होते हैं, क च ट, है ना। और जो पांचवें वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनको अनुनासिक वर्ण या नासकीय वर्ण भी कहते हैं, जैसे ड ण न म, ठीक है। अब इसके उदाहरण देखिए, वाक धनमय, तो ये हो जाएगा वार्डमय, ठीक है। छठ धन मास, तो ये हो जाएगा क्षण मास, ठीक है। आप इसको समझ पा रहे होंगे कि ट का जो है वो परिवर्तन जैसे ण में हो गया, तो छठ धन मास क्षण मास। वैसे ता का देखिए, ता का जो परिवर्तन होगा वो न में हो जाएगा, जैसे जगत धननाथ जगन्नाथ हो जाएगा, ठीक। तो ये जो है वो दूसरा नियम है व्यंजन संधि का। तीसरा नियम देखिए, छ संबंधी कुछ नियम है। किसी भी वर्ण में छ जुड़ने पर, अगर किसी भी वर्ण में छ जुड़ता है तो छ से पहले च जोड़ लिया जाता है। तो देखिए किस तरह से, उदाहरण देखिए आप, अनुधन छेद, तो वो छ से पहले देखिए च जुड़ेगा, अनुच्छेद, ठीक है। और विधन छेद, तो ये हो जाएगा विच्छेद। तो देखिए, च जुड़ रहा है ना पहले छ से, तो यही जो है छ संबंधी नियम है, ठीक है। अब देखिए चौथा नियम देखिए, स का छ में परिवर्तन। ये षटकोण वाला स में जो है उसमें परिवर्तन हो जाएगा स का। तो उदाहरण देखिए, अभिधन सेक, ये हो जाएगा अभिषेक, ठीक है। अनुधन संगी, तो ये हो जाएगा अनुसंगी, ठीक है। तो इसी तरह से आपको नियम ध्यान में रखने हैं। पांचवा नियम जो है व्यंजन संधि का, वो है न का ण में परिवर्तन। तो देखिए, अब इसको आपको ध्यान से समझना है। यदि ऋषि र और कौन सा वाला स, षटकोण वाला स के बाद न आता है, इसके बाद इन तीनों के बाद कौन कौन, ऋषि र और श,
इसके बाद अगर न आता है तो उसका जो परिवर्तन हो जाएगा वो ण में हो जाएगा। तो उदाहरण देखिए, ऋषि का ऋषि धन न, तो ये हो गया ऋण। ठीक है। परिधन मान, तो ये हो जाएगा परिमाण। ठीक है। विष धन नु, तो ये हो गया विष्णु। तो मैंने आपको तीनों के एग्जाम्पल बता दिए हैं एक एक। तो देखिए, ऋषि का भी बता दिया, र का भी बता दिया और श का भी बता दिया। तो उसी तरह विष धन नु विष्णु हो जाएगा। अब इसका लास्ट नियम देखिए व्यंजन संधि का। त संबंधी कुछ नियम है। त व्यंजन के बाद अगर जो है च छ आएगा तो उसका परिवर्तन किस में हो जाएगा? च में हो जाएगा। तो उदाहरण देखिए, उत धन छिन, तो ये हो जाएगा उच्छिन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। च में परिवर्तन हो गया है इसका, ये हो गया उच्छिन। त का परिवर्तन च में हो गया है। ठीक है। उसी तरह छ का भी हो जाता है। ज और झ अगर त के बाद आए, त व्यंजन के बाद अगर ज और छ आए तो उसका परिवर्तन ज में हो जाता है, यानी कि पहले वाले में ही हो जाएगा। ठीक है, जो ज है उसी में ही हो जाएगा। उदाहरण देखिए, सत धन जन, तो ता का परिवर्तन किस में हो गया? ज में, तो सज्जन। ठीक है। उसी तरह ट और ठ अगर त व्यंजन के बाद आता है तो उसका परिवर्तन ट में हो जाता है। तो वृत्त धन टीका, वृत्त टीका। ठीक है, या ये भी आपको ध्यान रखना है, त व्यंजन के बाद जो च आएगा उसका परिवर्तन च में हो जाएगा। ज और झ आएगा तो उसका परिवर्तन ज में हो जाएगा। और ट और ठ आएगा तो उसका परिवर्तन किस में हो जाएगा? ट में हो जाएगा। अब कुछ दो नियम और है त संबंधी। त के बाद छ आए तो, कौन सा वाला? शलजम वाला सा आए तो त और जो त का परिवर्तन है वो च में हो जाएगा और स का परिवर्तन छ में हो जाएगा। आप देखिए किस तरह से, उदाहरण देखिए, तत् धन शिव, तत् शिव। देखिए, त का परिवर्तन च में और श का परिवर्तन छ में। समझ पा रहे होंगे आप। त का परिवर्तन च में हो गया है और श का परिवर्तन छ में हो गया है। तो तत् धन शिव, तत् शिव हो गया है। ठीक है। अब देखिए, इसी तरह त के बाद ह आए तो त का परिवर्तन द में हो जाएगा और ह का परिवर्तन ध में हो जाएगा। तो उत धन हरण, उद्धरण। ठीक है, ता का परिवर्तन द में हो गया है और ह का परिवर्तन किस में हो गया है? ध में हो गया है। तो उद्धरण हो गया इसका। ठीक है। तो इसी तरह से आपको व्यंजन के संबंधी सारे नियम ध्यान में होने चाहिए। आप कोई भी संधि विच्छेद आसानी से कर सकते हैं, आपके एमसीक्यूज गलत नहीं होंगे। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, व्यंजन संबंधी जितने भी एमसीक्यूज, अगर आपके पास कोई एमसीक्यूज की बुक होगी उससे आप इनको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो मैं एमसीक्यूज आपको बाद में करवाऊंगी, पहले मैं आपको टॉपिक पढ़वा रही हूँ। ठीक है। अब देखिए विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के बारे में परिभाषा देखिए विसर्ग संधि की। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। तो देखिए, पहचान तो बड़ी आसानी से हो जाती है इनकी, कि विसर्ग के बाद कोई भी स्वर और व्यंजन आ रहा है तो वो विसर्ग संधि है। तो देखिए, इनके एमसीक्यूज इस तरह से फिर नहीं बनते। आपको दे दिया जाएगा कोई भी विसर्ग संधि का उदाहरण और पूछा जाएगा कि इनमें से इनका सही संधि विच्छेद कौन सा है। इस तरह से आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे इनमें कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है या व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्योंकि वो आसानी से पता चल जाता है। ठीक है। अब देखिए, इसका पहला नियम जो है, च और छ का जो परिवर्तन हो जाएगा वो श में हो जाएगा। तो देखिए, नि धन छल, तो ये हो जाएगा निश्छल। देखिए, श में हो गया है छ का परिवर्तन। ठीक। उसी तरह ट और ठ का जो परिवर्तन होगा वो श में हो जाएगा। देखिए, स श स, तीन स हैं ये, आपको देखना है। ट और त का जो परिवर्तन होगा वो किस में हो जाएगा? श और स में। ठीक है। नि धन ठुर, तो ये हो जाएगा निष्ठुर। ठीक है। आपको देखो, सेकंड वाला मैंने क्या बताया, ठ का परिवर्तन षटकोण वाले श में हो जाएगा और नि धन तेज, निस्तेज। त का परिवर्तन स में हो जाएगा, तो निस्तेज। ठीक है। पहला नियम तो ये है। अब दूसरा नियम क्या है, यदि विसर्ग के बाद कौन से तीनों श, आप इसको ध्यान में रख लीजिए, तीनों स में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत बना रहता है। मतलब विसर्ग में कोई भी
बदलाव नहीं होगा। तो उदाहरण देखिए, दुधन तो ये वैसा ही हो जाएगा दुशासन। मतलब कि यदि किसी भी विसर्ग के बाद ये तीनों स आपको देखने में आए तो जो व्यंजन होगा, सॉरी, जो विसर्ग होगा वो वैसा ही बना रहेगा। ठीक है, नी धन संदेह निसंदेह, आपको इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना अगर किसी भी विसर्ग के बाद ये तीनों श आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तीसरा नियम है अ और अंग के स्थान पर ओ हो जाएगा। अगर आपको कभी भी अंग दिख रहा है तो उसके स्थान पर क्या कर देना है, आपको ओ कर देना है। ठीक है, उदाहरण देखिए, मन धन योग तो ये हो जाएगा मनोयोग। ठीक है, मन धन विज्ञान तो ये हो जाएगा मनोविज्ञान। तो देखिए ओ कर लिया ना आपने, ना को ओ कर लिया है, तो मनोयोग, और उसी तरह मन धन विज्ञान मनोविज्ञान। ठीक है, तो ये 3 नियम तो ये हो गए। अब चौथा नियम पढ़ते हैं इसका। चौथा नियम है, यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग हट जाता है और उसके पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। उदाहरण देखिए, निधन रोग तो ये जो ह्रस्व स्वर है यानी कि ई है वो ई हो जाएगा। आ रही है बात समझ में आपको? तो नी रोग हो जाएगा, उसी तरह नी जो ये ह्रस्व स्वर है यानी कि ई है वो ई हो जाएगा। ठीक है, तो नीरज हो गया। ठीक है, तो ये था चौथा नियम। अब इसका लास्ट नियम है विसर्ग संधि का। कुछ शब्दों में विसर्ग का स हो जाता है। आपको उदाहरण देखने हैं, नमधनकार तो इसके बीच में क्या लग जाएगा, श, तो नमस्कार हो जाएगा। पुरधनकार पुरस्कार। तो ये कुछ थे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के उदाहरण। मेन चीज़ है कि आपको नियम ध्यान में रखने हैं। अगर आपको नियम ध्यान है तो आप कोई भी संधि विच्छेद को अच्छे से कर लेंगे। अब आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं, आपको इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। पहला क्वेश्चन है, उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। ए ऑप्शन है उच्च धनचारण, बी उत धनचारण, सी उच्च धनचारण और डी है उत धनचारण। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, उन्नति का सही संधि विच्छेद कौन सा है। ए उन धन्नति, बी उत धन्नति, सी उन धनती और डी है उ धन नति। तो आपको इसमें भी बताना है मुझे कि कौन सा जो है ऑप्शन सही है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका रिप्लाई करिए आप। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।